हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दृष्टि एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान का तीर्थ संस्कृत का पार्ट 2 लेने जा रहे हैं, जो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का अध्यावरण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। ठीक है, देखिए आज हम इसका पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका हम पार्ट 1 ले चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सजीव है उनका परिवेश। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में देखिए, पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विषय में रहने के अनुकूलन बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, देखिए सेकंड में, मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति में सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। इनमें से कौन से कथन सही है? ए में देखिए केवल 1, बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी में न तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, देखिए व्याख्या, कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में ही नहीं होता है। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों को जीवों के अनुकूलन होने से संबंधित है। ठीक है, देखिए मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। यह परिवर्तन अल्प अवधि मतलब कम अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन परिअनुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। क्या बोल रहा है? यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है, मतलब सबसे अलग है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1 नंबर, उसके पैर लंबे होते हैं। बात सही है, उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, देखिए सेकंड में, उसमें मूत्र सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ठीक है, देखिए 3 में, उसको पसीना नहीं आता है। देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए ए में केवल 1, ऑप्शन बी में देखिए केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में केवल 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों सही है। देखिए व्याख्या, उपयुक्त तीनों कथनों सही है। उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वह कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में देखिए मछली, 2 में देखिए स्क्विड और 3 में देखिए ऑक्टोपस। आगे देखते हैं। देखिए उपयुक्त में से किनका शरीर धारारेखीय नहीं होता है? देखिए ए में क्या लिखा है? ए में केवल 1, बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में देखिए केवल 2 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 और 3। देखिए व्याख्या में, मछली का शरीर धारकीय होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति की सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखीय होता है, परंतु स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में देखिए ऑक्टोपस,
2 में व्हेल, ऑप्शन 3 में देखिए 3 में डॉल्फिन। ठीक है, देखिए उपयुक्त में से किन में शोषण के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं? ऑप्शन ए में देखिए केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ठीक है, देखिए व्याख्या, जल में शोषण के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल क्लोम होते हैं। ठीक है, शोषण के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल और क्लोम होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। देखिए डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर पर स्थित नासा द्वारा अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ये लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकार शोषण छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं। शोषण द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ऑप्शन ए में देखिए पत्तों में, ऑप्शन बी में तने में, ऑप्शन सी जड़ों में, ऑप्शन डी इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तने में। ठीक है, देखिए एक मरुस्थलीय पौधा है। नागफनी एक कैसा पौधा है? मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। ठीक है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पत्तियों का कांटों का रूप ले लेती है। होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल का ह्रास में कमी आती है। ठीक है, देखिए आगे, नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। देखिए अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। क्या बोल रहा है? अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है, मतलब धीरे धीरे अंदर गहराई तक चली जाती है। ठीक है, देखिए 7 नंबर देखिए, पौधों की पत्तियां शोषण की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। यह इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? ए में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती है। बी में देखिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। सी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती है। डी में देखिए ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। देखिए पौधों की शोषण क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों स्टोमेटा वायु द्वारा को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु पौधे केवल दिन के समय में ही भोजन बनाते हैं, जबकि शोषण क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। ठीक है, देखिए भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा शोषण में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, निम्नलिखित 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन में शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है? देखिए 1 में पौधे, 2 में जीव, 3 में बीज। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में देखिए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 2 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए व्याख्या, श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। किसके लिए लक्षण है? सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, देखिए पौधे एवं जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। देखिए बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में उत्सर्जन, 2 में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, देखिए 3 में प्रजनन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए उपयुक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? ए में देखिए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में देखिए केवल 1 और 3, ऑप्शन सी में देखिए केवल 2 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए व्याख्या, बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे काटा, चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन करते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुई लाजवंती के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा सिकुड़ जाती है। यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, देखिए प्रजनन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है। प्रजनन किस में होता है? प्रजनन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें दोनों में अलग अलग तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 10 चैप्टर। देखिए गतीय दूरियों का मापन। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए मीटर, ऑप्शन बी में फुट, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मीटर। एसआई मात्रक होता है मीटर लंबाई का। ठीक है, देखिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 2nd क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ए में वाहन, बी में पंखा, 3 में देखिए झूला। ठीक है, देखिए वाहन सरल रेखीय गति, पंखा आवर्ती गति, झूला वर्तुल गति। देखिए उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमिलित है? ऑप्शन ए में देखिए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी में केवल 2 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल 1। वाहन एक सरल रेखीय गति है। ठीक है, देखिए वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा की अनुदिश गति करती है, क्या करती है? अनुदिश गति करती है, तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है, उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी, सुई, कुम्हार की चाक आदि की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। ठीक है, देखिए ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती रहती है। ठीक है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। आगे देखिए पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 11 चैप्टर, प्रकाश छाया एवं परावर्तन। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में देखिए 1 में देखिए अपवर्तन, 2 में देखिए परावर्तन और 3 में विवर्तन।
देखिए दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है? ऑप्शन ए में देखिए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल 2। ठीक है, देखिए दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। क्या बोल रहा है? दर्पण के प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब ए में देखिए वस्तु पर प्रकाश पड़े, ऑप्शन बी में देखिए जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, ऑप्शन सी में देखिए जब प्रकाश की वस्तु पड़े और आंखों की तरफ आए, ऑप्शन डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े, जब किसी वस्तु पर पड़ता है और आंखों की तरफ आए उसे तब वो देख पाता है। ठीक है, देखिए व्यक्ति वस्तु को तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, जब वस्तु से आंखों पर आता है तो वो देख पाता है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। देखिए ए में जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। देखिए बी में दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सी में देखिए पारभासी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। देखिए डी में प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। ठीक है, देखिए व्याख्या में जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, अन्य सभी कथन सत्य है। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।